गाजा में बदस्तूर लड़ाई जारी है। हमास ने कई हमले किए हैं जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। उसके साथ साथ ईरान फ्रंट पे क्या हो रहा है, एक युद्ध की स्थिति क्या पूरी बन रही है। उसके अलावा वेस्ट बैंक में क्या हुआ, सीरिया और लेबनान में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, इजराइल के अंदर जो पूरी राजनीति है उसको लेके क्या खबरें। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, सारे उसमें जो मृतक हैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज का वीडियो ना डालूं, लेकिन हमने कुछ ऐसी खबरें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी, तो इसलिए एक तो ये वीडियो छोटा रहेगा। आपसे गुजारिश है अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसका कॉम्पनसेशन कल कर दूंगा और बड़ा वीडियो बना के। अभी आप देखिए, जो एक पूरी जो परिस्थिति बनी है उसमें हमास ने दो नई घटनाओं का उल्लेख किया है। एक 6 जून को घटी और एक 8 जून को। तो 8 जून को देखिए, सबसे पहले जो अल सत्तार अल गरबी एरिया है खान यूनिस के नॉर्थ में, यहां पर रूट 5 है, इसमें एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल को उड़ा दिया गया और ये भी रिमोट डेटोनेटर से। बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं, रिमोट डेटोनेटर से। और इसमें कहा गया रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी वो जो एक्सप्लोजिव था वो इजरायली जो 2024 में जो बमबारी हुई थी उसमें जो बहुत सारे बम नहीं फटे थे उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमास ने जो 19 जनवरी 2025 और अभी के बीच में जो 18 मार्च 2025 जब बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा हमला किया और गाजा का सीज फायर तोड़ा, उसके बीच में आपको याद होगा कई बार मैंने बताया कि हमास ने एक्सप्लोजिव प्लांट किए। अब आप सोचिए, जब मैं यहां से देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि हमास ने एक्सप्लोजिव प्लांट किए, तो इजरायली फोर्सेस क्यों नहीं समझ रही। और उन्होंने सोचिए पूरी की पूरी इस परिघटना को नकार दिया और उसका रिजल्ट यह है कि आज इजरायली फोर्सेस रोज उन्हीं जो पहले से एक्सप्लोजिव हमास ने डाले हुए हैं उनको हमास केवल एक रिमोट से डेटोनेट कर रहा है और इजरायली फोर्सेस मारी जा रही हैं। बहुत बड़ी जीत हमास की है ये। दुनिया कुछ भी कहे या आपको कुछ भी बताया जा रहा है, हम जानते हैं कि गाजा में जो सिविलियन एक स्थिति है बहुत ही खराब है। उसको लेके एक पूरा एक विश्व में एक उसको लेके हाहाकार मच रहा है, लेकिन जितना मचना चाहिए उतना नहीं मच रहा है। ग्राउंड पे सिचुएशन जस की तस बनी हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे ये नहीं, कहीं ना कहीं जो हमास की जो बढ़ती हुई जीत है या जो सुपीरियर कैपेबिलिटीज हैं, जो जैसे इस 8 तारीख की घटना में जो सामने आई कि एक रूट 5 अल सतार अल गरबी एरिया में बिल्कुल पिन पॉइंटेड, मतलब इस तरीके से था कि आप अगर एक मैप बनाइए कैनवस में, एक उसमें कोई कैनवस शीट में एक मैप बनाइए, उसमें बिल्कुल पिन पॉइंट करके आप कहिए कि अच्छा यहां बम फटने वाला है तो वहीं बम फटा है। ऐसी स्थिति ये पूरी हो गई है। उसके बाद देखिए जो 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख की इससे भी बड़ी घटना है। अब वही बात आ जाती है कि जो 6 से 9, 10, 11 तक, जो अब तो मैंने काउंट करना अभी छोड़ दिया है क्योंकि कई घटनाएं जो 6 तारीख के बाद हुई है वो सामने आ रही हैं। पहले तो हम ये कर रहे थे कि 3 जून से गिनना शुरू कर रहे थे कि 3 से 9 के बीच में 12 इजरायली सोल्जर मारे गए, फिर उसके बाद वो रोज उसमें इजाफा होता। अभी देखिए 6 तारीख की जो घटना है, अब इसको भी अगर काउंट करें तो अल विलास स्ट्रीट जो हमाद सिटी में है, ये भी नॉर्थ ऑफ खान यूनिस में, यहां पर एक इन्फेंट्री फोर्स एक घर के अंदर घुसी तो वो घर एक्सप्लोड हो गया। और उसकी जो पूरी खबर है वो 6 तारीख की घटना की, जिसमें बड़ी इजरायली फोर्स एक घर के अंदर थी, घर एक्सप्लोड हो गया। कितने इजरायली सोल्जर मारे गए, कितने बचे, अभी तक यही क्लैरिटी नहीं, और उसकी खबर आज आ रही है। और ऐसी स्थिति पूरे गाजा में है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, कम्युनिकेशन करीब 2 दिन से पूरी की पूरी इंटरनेट सर्विसेज काट दी गई हैं, कम्युनिकेशन है नहीं बिल्कुल। तो पहले भी जब इंटरनेट थोड़ा बहुत था वो भी बहुत स्लो, तब भी खबरें देर से आ रही थी, आपने नोटिस किया होगा। और मैंने उसकी वजह बताई थी आपको कि हमास ने कोई वो इंटरनेट उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता था वो भी काट दिया गया है। और जो गाजा के लोग जो करते हैं वो भी काट दिया गया है, इजराइल ने काट दिया है। और उसको लेके जो खबरें हैं वो
देर से आ रही है। अब इतनी बड़ी खबर कि जो अल विला स्ट्रीट है ये वो जगह है जहां पर इजराइल ने दावा किया था कि उसका पूरी तरह से कब्जा हो गया है। 18 मार्च के बाद जो दोबारा इन्वेजन हुआ उसके बाद उसका कब्जा हो गया, ये इजराइल ने कहा था। और उसकी वजह से और वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और वही बात आ रही है कि जब घर में एक्सप्लोजिव्स हैं, जमीन के नीचे एक्सप्लोजिव्स हैं, हमास ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। और ये एक नया चेहरा हमास का सामने आ रहा है कि एक तो उसने ये जो नया फेज है लड़ाई का, इसमें वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, हिट एंड रन वाला, तड़ से सामने आता है, मार के गायब हो जाता है। उसके अलावा जो पहले से जो बॉम्ब्स प्लांट किए हैं, ये जो अक्टूबर 2023 से लेके अभी जनवरी 2025 तक जो जंग चली थी उसमें ये फीचर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं था। तो ये जो देखिए जो एक रिमोट डिटोनेशन से इजरायली फोर्सेस लगातार मार खा रही हैं, ये बड़े ये ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। और आज और कल भी देखिए D9 बुलडोज़र ईस्ट ऑफ खान यूनिस में उड़ाया गया था इसी रिमोट डेटोनेशन से। और आज भी खबर आ रही है उसी के पास दूसरा बुलडोज़र उड़ा दिया जा रहा है। और ये यही वजह है जिस वजह से इजरायली फोर्सेस बड़े लेवल पे जो डिमोलिशन करना चाहती है वो डिमोलिशन वो नहीं कर पा रही। उसके बाद देखिए एक और वही एक मोहम्मद दैफ ब्रिगेड्स जिनका मेंशन आया, जिनका जिक्र आया था कि सीरिया में वो एक्टिव हुई हैं, उन्होंने सीरिया में इजरायली फोर्सेस पर रॉकेट दागे हैं। और ये बात हो रही थी कि हमास ने पहले डिनाई किया कि नहीं वो कोई हमारी फोर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली जैसे मैंने भी उस समय कहा था हमास की फोर्स थी, क्योंकि हमास इस तरह की फोर्सेस बनाता है नए नए नामों से, उसी के लोग होते हैं, नए नए नामों से सामने आते हैं ताकि इजरायली फोर्सेस कंफ्यूज रहें, इजरायली इंटेलिजेंस कंफ्यूज रहे। और सीरिया में भी कुछ घटनाएं घटी हैं और वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो मोहम्मद दैफ ब्रिगेड्स हैं, इन्होंने अल करारा एरिया, फिर वही साउथ यूनिस, ये खान यूनिस में, इन्होंने वहां पर एक इजरायली सोल्जर को गोली मार दी जो एक स्नाइपिंग अटैक में, कल भी स्नाइपिंग अटैक्स 2 हुए थे, आज भी एक स्नाइपिंग अटैक में इजरायली सोल्जर को गोली मार दी। और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर आया इवैक्यूएट करने तो उस पर भी गोली चलाई। लगातार ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है कि हेलीकॉप्टर्स जो इस बार उतर रहे हैं उन पे भी हमास गोली चला रहा है। ये बिल्कुल माइन्यूट एकदम बारीक डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। इस वजह से देखिए कई सोल्जर्स को जो पहले इवैक्यूएट करके इजराइल बचा लेता था, या अगर वो मृत भी होते थे तो उनकी मौत छुपा लेता था, इस बार वो नहीं कर पा रहा है। अभी तक इजराइल ने जो पिछली बार उसने डिक्लेयर किया था कि 3 जून से 7-8 जून तक जो मारे गए थे करीब 8 सोल्जर्स, उसके बाद से उसने नई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, क्योंकि इजराइल के अंदर भी जो पूरी स्थिति है और जो हम लोग बात करेंगे उसमें नेतन्याहू भी बुरी तरह से घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जो एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने तुलकरेम और जेनिन के बीच एक सेटलमेंट है हरमेश, वहां पर गोली चली है। वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर ने निकल के एक गाड़ी से, एक अकेला रेजिस्टेंस फाइटर आया, उसने गोली चलाई जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए और वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर शहीद हो गया। उसके बाद उसी जगह पे और इजरायली फोर्सेस आई तो फिर गोली चली। और इस बार वही जो वेस्ट बैंक का पैटर्न है कि जैसे नाब्लस में जो वीडियो में मैंने दिखाया था कि अचानक तर गोली चलने लगी और उसमें जो इजरायली फोर्सेस हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से गोली आ रही हैं, वही स्थिति हरमेश में हुई। एक फिलिस्तीनी शहीद हुआ, उसके बाद इजरायली फोर्सेस आई और उन पे गोलियां बरसने लगी, जिसमें फिर इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि हरमेश के पूरे एरिया में से, तुलकरेम और जेनिन के बीच के एरिया से इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर गई हैं, जबकि जेनिन और तुलकरेम की जो मेन सिटी, जो मतलब शहर हैं या जो मेन रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ पर डिमोलिशन के लिए आज फिर कोशिश हुई, फिर डिमोलिशन आज नहीं हुआ। देखिए ये कई दिनों से हो रहा है। जेनिन में जहाँ आप 3 महीने से काबिज हैं और आपने 20,000 लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, सैकड़ों घर गिरा दिए, अभी आप पिछले 10-15 दिन से कोई घर नहीं गिरा पा रहे। तुलकरेम में यही स्थिति है कि आप घर नहीं गिरा पा रहे हैं, बुलडोजर खड़े हैं तैयार। इसकी क्या वजह? ये वही जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लड़ रहा है, जिस नए तरह से, उसमें इजरायली फंस जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो आज करीब 58 फिलिस्तीनी सिविलियंस शहीद हुए। और आज जो वीडियोज़ आए हैं, जो मैंने कुछ अपने एक्स पे भी डाले हैं और टेलीग्राम पे भी डाले हैं, वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि उसमें जैसे एक
एक सीरीज OTT पे आ रही है, हंगर गेम्स। उसमें ये एक फिक्शनल वर्ल्ड दिखाया है कि जिसमें जिंदा रहने के लिए आदमी से मतलब इंसानों से कई स्पोर्ट्स कराए जाते हैं हंगर गेम्स, कि तुम अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम दौड़ो, तुम ये करो। वैसे ही एकदम हो रहा है गाजा। आप सोचिए, मतलब एकदम रात को, जैसे मैंने बताया था, रात को जाके कुछ हमास की फोर्सेस और कुछ फिलिस्तीनी सिविलियन रसद वहाँ से ले आते हैं। सुबह होते होते वहाँ पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो गोली चलने लगती है। आज तो बिल्कुल ऐसा पूरा जैसे लाइन में लगा के, और क्या मकसद है गोली चलाने का? अगर गोली चलानी है तो एड क्यों दे रहे हो तुम? तो वो जो पूरा एक ये है कि मतलब लोग यहाँ पर एक लाइन से बैठे हैं और वो उनको बैठाया गया, इजरायली और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ही बैठाया, लेकिन जैसे ही वो उठ के बढ़ते हैं एड लेने के लिए, उन पर गोली चलने लगती है। और इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई इसका मकसद नहीं है। ये देखिए, और ये वही बात है, लगता है कि इन लोगों को मज़ा आ रहा है अब गोली चलाने में। ये सैडिस्टिक एक प्लेजर इजरायलीज़ को मिल रहा है गोली चलाने में, कि भूखे लोगों पे गोली चलाओ। और इसको लेके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी डाले हैं इजरायली सोल्जर्स ने, और जिसपे इजराइल ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन उस तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है ग्राउंड पे। तो ये देखिए, जो सिविलियन जो स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक है। लेकिन उसके साथ साथ एक मतलब बड़ी ही दुखद खबर है कि जो काफिला ट्यूनीसिया, अल्जीरिया होते हुए अभी जो लीबिया पहुंच गया, वो इजिप्ट होते हुए राफा जाएगा। और ये बसों का काफिला है, इसमें बहुत हज़ारों गाड़ियां हैं, पूरा दिखने में आ रही हैं। उसको इजिप्ट रोकने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, रोक अभी क्या? अभी वो काफिला पहुंचा नहीं है, जिसको एक स्टेडफास्ट कॉन्वॉय कह रहे हैं, दृढ़ता दिखाने वाला एक कॉन्वॉय। और जो गाजा में सीज, जो इस समय सीज है, उसको तोड़ने की बात कर रहा है कि हम इस सीज को तोड़ेंगे, और हज़ारों लोग उसमें हैं। इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इजिप्ट उसमें बदमाशी कर रहा है। आप देखिए इजिप्ट ने क्या किया कि आज वहाँ पर कुछ जो यूरोप के लोग पहुँच रहे हैं। अब सोचिए आप, यूरोप के लोग वहाँ पर फिलिस्तीन से एकजुटता पहुँचाने मतलब दिखाने पहुँचे। स्वीडन से, डेनमार्क से इजिप्ट पहुँचे, कायरो। वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया, उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। और ये तो कुछ नहीं है, टर्की से कुछ लोग पहुँचे, उनको मारा पीटा इजिप्शियन सरकार ने, और उनको भी डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद कुछ और भी, जैसे इंडिपेंडेंट कुछ मोरक्को से औरतें आई। अब वो कॉन्वॉय के साथ नहीं चल सकती थी, वो फ्लाइट से आई, अपने खर्चे से आई। कम से कम 20 से 25 महिलाएं मोरक्को से आई, उनको भी डिपोर्ट कर दिया, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दी। ऐसे ही बहुत सारी, और उसमें देखिए आज वीडियोज आए हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इजिप्शियन एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो बना के डाला, उन्होंने कहा है कि यू हैव सोल्ड गाजा फॉर अ फ्यू मिलियन डॉलर्स। इजिप्शियन अथॉरिटीज पे उन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि गाजा को बेच दिया है तुमने इजरायली डॉलर्स, जो इजराइल डॉलर्स दे रहा है। अब ये देखिए बहुत बड़ा चार्ज है। और जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये कहा कि इजिप्ट को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कॉन्वॉय आ रहा है, ये इजिप्ट के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। अब इजिप्ट की क्या स्थिति आप जानते हैं। वहाँ पर अभी जो पूरा हुआ था मोहम्मद मोरसी, मुस्लिम ब्रदरहुड का आंदोलन, उसको बड़ी मुश्किल से इजिप्ट ने दबाया। अल सीसी जो उसका आर्मी चीफ है, वो वहाँ इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। मुस्लिम ब्रदरहुड अभी भी एक्टिव है, और हमास की बहुत सारे सेल्स वहाँ काम करते हैं। अब उसमें हज़ारों जो अरबिक लोग वहाँ पर, मतलब जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीसिया से होते हुए जो काफिला बढ़ते ही चला जा रहा है। मेरे ख्याल से इजिप्ट पहुँचते पहुँचते वो 1 लाख का हो जाएगा, और बड़ी समस्या एक होगी वहाँ पर। अगर इजिप्ट ने गोली चला दी तो आप सोचिए कि इजिप्ट में दोबारा एक क्रांति जैसी स्थिति बन जाएगी। ये जो पूरी ताकत है फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की, कि जो उसने मुद्दे उठाए, जो उसने लड़ाई छेड़ी, सबसे बड़ी बात जो उसने लड़ाई छेड़ी है 7 अक्टूबर के बाद, वो इजिप्शियन जो अरेबिक जो हुकूमतें हैं उनके लिए भी खतरा बन रही है। ये मैं लगातार एक थीम के रूप में अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। और मैंने आपको बताया कि अभी जो पूरी स्थिति है अरब वर्ल्ड की, उसमें सऊदी अरेबिया थोड़ा डिप्लोमेटिकली वो ईरान के करीब आना चाह रहा है, तो इसलिए उसने अभी कुछ इस तरह की चीज़ें करना बंद कर दी हैं। लेकिन कतार
जो है कतार अभी भी हथियार दे रहा है इजराइल को। हालांकि जैसा कि मैंने कल कहा था, कतार ये कह रहा है कि हम हथियार भी हम फ़ायदा भी व्यापार से ले रहे हैं, इनके मुंह पे थूक भी रहे हैं। ये कतार के, लेकिन कतार और सऊदी अरेबिया को अगर हम अलग कर दें ऐसे ही, उसके लिए बाद में और फैक्ट्स आएंगे तो बात कर सकते हैं। तो जो यूएई है, जो बाकी देश हैं, ओमान भी देखिए ईरान के साथ है, लेकिन यूएई है, कुवैत है, इस तरह की जो तमाम देश हैं, खासतौर पे इजिप्ट का जो, और इजिप्ट कंडेम करता रहा है हमेशा इसराइल, लेकिन इजिप्ट की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए पिछले साल जो जूइश हॉलिडे था पास ओवर, उसमें जो सिनाई माउंटेन्स हैं इजिप्ट के, जो इजिप्ट के कंट्रोल में हैं, इजिप्ट बॉर्डर क्रॉस करके 40,000 इजरायली सिनाई पहुंचे थे पास ओवर हॉलिडे मनाने। अब कुछ उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, लेकिन जो अभी जो गाजा पहुंचना चाह रहे हैं लोग, उनको इजिप्ट रोक रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पूरे मतलब सिरे से आप गद्दारी कर रहे हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं गद्दारी के सिवा। तो अभी देखिए अभी ये स्थिति और गहराने वाली है, ये संकट और गहराने वाला है। उसके बाद देखिए हम उस चीज पे आते हैं जिस पे दुनिया का ध्यान इस समय केंद्रित है, और वो है जो ईरान के साथ युद्ध। देखिए क्या है कि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, न्यूक्लियर टॉक्स, वो उसका 5वां दौर होना है। अब 5वें दौर के पहले अमेरिका प्रेशर डाल रहा है ईरान से कि यूरेनियम इनरिचमेंट को तुम बंद करो। ईरान कह रहा है कि हम बंद नहीं करेंगे। तो अचानक कल रात से ये माहौल बनना शुरू हुआ, बल्कि परसों एक खबर आई थी, लेकिन कल रात से खास तौर पे अचानक ये माहौल बनना शुरू हुआ कि अमेरिकन एम्बेसीज जो हैं, जैसे बहरीन में है, कुछ और जगह हैं, इराक में, अमेरिकन एम्बेसीज से जो गैर ज़रूरी जो स्टाफ है उसको हटाया जा रहा है। फिर बहरीन में तो ये हुआ कि पूरी इराक में तो ये हुआ कि पूरी एम्बेसी को हटा देंगे, ऐसी खबरें हैं। सीरिया से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर ही चुकी हैं। अब ये पूरा पैनिक क्रिएट हुआ कि अमेरिकन जो पर्सनल्स हैं वो क्यों वहां से हट रहे हैं, मिडल ईस्ट से वॉर होने वाली है क्या। इधर इजराइल की तरफ से बयान आने शुरू हुए कि हम तैयार हैं, किसी भी मिनट लड़ाई छिड़ सकती है। अब इसमें दो तरह की व्यूज है। एक व्यू तो ये है कि वाकई ये सच है, लड़ाई छिड़ सकती है, और अमेरिका और इजराइल ने मन बना लिया ईरान पे हमला करने के लिए। ईरान ने भी पलट जवाब लगातार दे रहा है, कल भी दिया उसने, कि हम सीधे सबसे पहला काम करेंगे यूएस के मिलिट्री बेसिस को हिट करेंगे, और दूसरा हम इजराइल के जो इस बार जो इजराइल को नुकसान होगा वो देखने लायक होगा। और इसमें देखिए रशिया, चाइना, सभी जो फोर्सेज हैं उन्होंने ईरान का समर्थन किया इस मुद्दे पे। और वैसे भी हम जानते हैं कि रशिया, चाइना और ईरान एक सॉलिड ब्लॉक बन गए। दूसरी लेकिन जो एक ये भी व्यू पॉइंट है कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप, क्योंकि इजराइल का इतना प्रेशर ट्रंप पे है और नेतन्याहू की गोटी पूरी सी फंसी हुई है इजराइल में, अगर ईरान से वॉर नहीं होती है तो नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी। और उसके बारे में भी बताएंगे। कल जो पूरा वोटिंग हुई इजरायली पार्लियामेंट में, बाल बचा नेतन्याहू, लेकिन फिर से वोटिंग हो सकती है। तो नेतन्याहू को संकट से निकालने के लिए भी ये प्रेशर, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, ये माहौल देखिए परसों और कल क्रिएट किया गया जब इजराइल के पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी, जिसमें एक बिल आया, ऑपोजिशन पार्टीज लाई कि अभी इजरायली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। जो हरेदी कंस्क्रिप्शन वाला इशू है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी डिसॉल्व कर दिया जाए, नए इलेक्शन हो। उस बिल को इतना नैरोली, देखिए 61 वोट्स पड़े हैं इजरायली सरकार के समर्थन में और 53 विरोध में, 8 वोटों का फर्क था बस। इन 8 वोटों के लिए इतना बड़ा माहौल, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई मिडिल ईस्ट में। ये एक दूसरा व्यू है कि ये जो, अच्छा, और कल देर रात इजरायली पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है और उसी समय पैरेलल एक माहौल बनाया जा रहा था कि युद्ध छिड़ने वाला है। तो जो बहुत सारी जो ऐसी राइट विंग फोर्सेस थी जो नेतन्याहू के साथियों, मैंने बताया कि वो हरेदी मुद्दे पे नेतन्याहू से नाराज है, वो नेतन्याहू के खिलाफ वोट करने वाली थी, उन्होंने लास्ट में नेतन्याहू के पक्ष में वोट कर दिया। और वो 7-8 ही, मतलब 7 या 8 उनके मेंबर्स है, शास पार्टी और इस तरह से। अब उसके विरोध में जो एक इजरायली फार राइट मिनिस्टर है जो खुद हरेदी है, गोल्ड नपोफ, उसने रिजाइन कर दिया और उसने विरोध में वोट किया। और उसने कहा कि अभी
नेतन्याहू को ये नहीं समझना चाहिए कि वो संकट से बाहर हो गया है, अभी हम लोग फिर से स्ट्राइक करेंगे। और जो तमाम जो इस तरह की, अच्छा, अब जो ऑपोजिशन है, जो सो कॉल्ड सेकुलर ज़ायनिस्ट हैं, जो बिल लाए थे, उनके भी लीडर्स ने कहा है, उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ युद्ध है, तो उन्होंने कहा ईरान के साथ युद्ध तो 15 साल से नेतन्याहू कह रहा है, और 15 साल से नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान को रोको, ईरान को रोको, और ईरान की कैपेबिलिटीज़ हम कम कर देंगे, लेकिन इसके इतना चिल्लाया है ये, और ये एक्चुअली इजराइल के ऑपोजिशन लीडर के मतलब उनके शब्द हैं कि इतना नेतन्याहू चिल्लाया है कि ईरान जो है आज की तारीख में एक नहीं, वो 10 से ज़्यादा बम बना चुका है। अब तो बम बन गए हैं। अब जो पूरी स्थिति बनेगी, अब जो नेतन्याहू चिल्ला रहा है वो तो अपने सर्वाइवल के लिए। अब देखिए ना कैसे मैनिपुलेट हुआ पूरा, यूएस ने किया, और ट्रंप अंदर से नेतन्याहू के साथ है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में ट्रंप ये भी देख रहा है कि नेतन्याहू को, कुछ लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि लड़ाई टालने का भी ट्रंप चाहता है कि बातचीत थोड़ी सी और आगे बढ़े ईरान के साथ, इसलिए उसने लड़ाई टालने के लिए ये माहौल बनाया कि नेतन्याहू बच जाए, लेकिन और ईरान से डायलॉग चलता रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि नेतन्याहू अब बच गया है तो वो ट्रंप पे और दबाव डालेगा, और ये जो ट्रंप की हेकड़ी है, या ये जो ट्रंप का जो एक माहौल बना था कि ट्रंप कुछ भी दुनिया में करा सकता है, वो माहौल पूरी तरह से इस समय ख़त्म हो रहा है। खुद अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में ये प्रदर्शन लॉस एंजलिस से आगे बढ़ के वह यहाँ तक पहुँच गए हैं। छोटे अमेरिकन शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं इमिग्रेशन लॉस को लेके, और जनरली ट्रंप का जो तानाशाही वाला रवैया है उसको लेके ये पूरा वहाँ पर माहौल बन रहा है। तो ये देखिए एक, तो इसलिए ईरान के सवाल पे, क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल है, इसमें पूरा, क्योंकि ये सीधे विश्व युद्ध की तरफ चीज़ें जाएंगी, और ऐसा लगता है कि कोई भी, देखिए इजराइल अटैक वैसे भी कर सकता है, कोई भी एक अटैक इजराइल ने कर दिया, ईरान सीधे यूएस को मारेगा। अब उसमें दो चीज़ें हैं, यूएस झुक भी सकता है और वो वापस रिटेलिएट भी कर सकता है। अगर यूएस ने रिटेलिएट किया तो रशिया को आना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूएस इजराइल की मदद करे खुलेआम, और रशिया उसमें इंटरवीन ना करे, चाइना उसमें इंटरवीन ना करे। तो ये देखिए पूरी जो एक स्थिति बन रही है, और इसमें अभी जो पाकिस्तान को अमेरिका अपनी तरफ करना चाहता है। इसलिए देखिए अभी असीम मुनीर को, जो अमेरिका में जो एक आर्मी डे होता है कि उनकी आर्मी बनी, उसके शायद 250 साल पूरे हुए हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से वो ट्रेस करते हैं 1776 से, तो 250 साल की जो वो एक मना रहे हैं, उसमें आसिम मुनीर को भी उन्होंने इनवाइट किया। आज एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता था, आज डिबेट भी इस पे डीवी लाइव पे हुआ, लेकिन क्योंकि ये जो अहमदाबाद एयर क्रैश हो गया, इसकी वजह से ये उस पर उस तरह की चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन ये देखिए एक मुद्दा है। हालांकि चाइना पे जो पाकिस्तान अब डिपेंडेंट हो गया है, चाइना की तरह अमेरिका कभी बन नहीं सकता। वो असीम मुनीर को भले ही बुला ले, और पाकिस्तान जो है वो ये ऐसा सोच सकता है कि वो चाइना के साथ भी रहे, अमेरिका के साथ भी रहे ईरान के सवाल पे, लेकिन ईरान के सवाल पे पाकिस्तान अमेरिका की कोई मदद उस तरह से नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि उसको वो कुछ अपने इंटेलिजेंस या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे। लेकिन देखिए दूसरी बात भी है कि नूर खान बेस जो पाकिस्तान का है वो अमेरिका के हाथों में है, और इस पे एक सवाल यह है कि चाइना का कोई गुप्त मिशन भी चल रहा है अमेरिका के खिलाफ नूर खान बेस में। बड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अब जब ये पूरा बैकग्राउंड है और उसमें असीम मुनीर को बुलाया है, तो इसका मतलब है कि जो भारत के सामने एक संकट है कि अमेरिकन ब्लॉक में जाए कि वो रशिया, चाइना, ईरान ब्लॉक में जाए, वही संकट पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान को भी ये चॉइस करनी होगी कि वो चाइना, रशिया, ईरान के साथ जाए या वो अमेरिका के साथ जाए। असीम मुनीर को अगर वो चाइना, रशिया, ईरान के साथ है तो उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये दोहरा गेम होगा, और इसमें देखिए चाइना और रशिया पाकिस्तान पे दूसरी तरह का दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ जो इस समय हो रहा है, ईरान के साथ जो युद्ध की पूरी संभावना है, और एक बड़ा युद्ध होगा, डिसाइसिव युद्ध होगा, और गाज़ा और फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट राज बनेंगे कि नहीं, यही युद्ध तय करेगा। ये देखिए पूरी स्थिति है। आज का प्रसारण यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।